हाय गाइस। तो आप लोग देख रहे हो आप लोगों का प्यारा सा चैनल अल्फा केमिस्ट्री क्लासेस एंड आई एम योर अनिरुद्ध सर, अनिरुद्ध वट एवर यू वांट टू कॉल मी, तो यू कैन कॉल। तो आज हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नीट एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और इससे जो क्वेश्चन आना है वो आपको बोलना है, ठीक है ना। तो इससे जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब इतना इजी आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर कौन सा ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजी है, हम लोग तो केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है, हमें तो कभी नहीं मिला इतना इजी चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है उसका नाम से आप लोग पता चल जाएगा कि ये कितना ईजी है, क्योंकि इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री। आई होप वीडियो का विजन क्लियर है। तो इसका चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री मतलब क्या है? केमिस्ट्री मतलब है आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि केमिस्ट्री मतलब क्या है। केमिस्ट्री मतलब है जब कोई चीज़ रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट कुछ फॉर्म करता है, जब किसी चीज़ का एक दूसरे के साथ रिएक्शन होकर दूसरा कोई चीज़ बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक है ना। और सरफेस क्या होता है? जब कोई एक चीज़ आप लोग सोचिए कि इसको मैं लेता हूँ, तो इसका जो सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस। तो सरफेस में जो रिएक्शन होगा या फिर सरफेस पे जो फिनोमेना होगा उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग उस फिनोमेना सारे सब कुछ कवर करेंगे, जो फिनोमेना या फिर जो फिनोमेना सरफेस पे होता है, किसी चीज़ का सरफेस में जो होता है या फिर किसी सब्सटेंस का सरफेस में जो फिनोमेना होता है, वो हम लोग इस चैप्टर में पूरे सब चीज़ कवर करेंगे कि सरफेस में जो फिनोमेना होता है उसको हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्लास 12 का 5th चैप्टर है और ट्रस्ट में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्चुअली द ईजिएस्ट चैप्टर ऑफ योर होल क्लास 11 एंड 12। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। सिर्फ ये फिजिकल केमिस्ट्री का नहीं, पूरा क्लास 11-12 का नहीं, ये पूरे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स जितने सब्जेक्ट का जितना चैप्टर पढ़ेंगे इसमें सबसे आसान कुछ होता है तो वो है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे सर आप इजी से शुरू करते हैं। मैं इजी से शुरू कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आप लोगों को मोटिवेशन हाई रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैं चाहता था अगर कोई टफ चैप्टर, टफ तो कुछ नहीं है, सब आसानी है, अगर मैं चाहता था तो इससे रिप्लेस करके कुछ और चैप्टर से भी शुरू कर सकता था, पर इससे शुरू करने का फ़ायदा ये है कि आप लोगों को केमिस्ट्री में मज़ा आ जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि सर मज़ा आया, ठीक है। तो कोई एक पॉलिटिकल लीडर ऐसे बोला था, तो जो भी है हम लोगों को उनका नाम किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? जब किसी चीज़ के सरफेस में जो फिनोमेना होता है या फिर किसी चीज़ के सरफेस में जो केमिस्ट्री होता है उसको हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे या फिर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, नॉट इजी, इट्स द इजीएस्ट चैप्टर इन होल क्लास 12। तो क्लास 12 का 5th चैप्टर है और रिड्यूस सिलेबस पे इसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इससे बोर्ड में 8 to 9 मार्क्स तो आना है और आप लोग अगर नीट का स्टूडेंट्स हो तो इससे आप लोग को 2 क्वेश्चन तो मिलने वाला है। अगर आप लोग जेईई का भी स्टूडेंट हो तो इससे आप लोगों को 1 क्वेश्चन तो मिलना ही है, ठीक है। और इससे जो क्वेश्चन आएगा ना उसको हमें छोड़ना नहीं है, उसको हमें वोट देना है, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सरफेस केमिस्ट्री में मेजरली हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक है कैटालाइसिस और थर्ड टॉपिक है कॉलॉइड। तो ये 3 टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर में कवर करना है, ठीक है। हम लोग 1 by 1 एक वीडियो करते करते पूरे सब टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग बेसिकली एब्जॉर्प्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, एब्जॉर्प्शन ना हो तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या हो रहा है, ये सारे कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो तो डायरेक्ट टॉपिक में चले आते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या है? आई थिंक व्यू इज क्लियर ना। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? तो लेट्स स्टार्ट एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन है, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन है जब कोई चीज़ दूसरी एक चीज़ के सब्सटेंस पे जाके अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो जो एक चीज़ है और दूसरा एक चीज़ है, इसके सरफेस पे ये जाके अटैच हो रहा है, इस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। When a substance is get attached to the surface of another substance is known as adsorption.
ठीक है, जब कोई एक चीज़ दूसरे एक चीज़ के सरफेस में जाके अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। व्हेन अ सरफेस इज गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, व्हेन ए सब्सटेंस is get attached to the surface of another substance is known as absorption। जब कोई एक चीज दूसरे एक चीज के सरफेस में जाके अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं absorption। When a substance is get attached to the surface of another substance is known as absorption। ठीक है, हैंड राइटिंग तो मेरा ऐसे ही बहुत अच्छा है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। जो भी है कॉन्सेप्ट को समझिए, डेफिनेशन तो आप लोगों को बुक से ही मिल जाएगा। तो जब कोई एक चीज़ दूसरे एक चीज़ के सरफेस पे जाके अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। When a substance is get attached to the surface of another substance is known as absorption। ओके, तो एब्जॉर्प्शन में जैसे कि ये मेरा हाथ है, इसको मैं बोर्ड पे अटैच कर रहा हूँ, तो मेरा हाथ जाके बोर्ड पे अटैच हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ये मेरा हाथ है, एक चीज़ है, दूसरा ये बोर्ड है और एक चीज़ है, इसके सरफेस में जाके मेरा हाथ अटैच हो रहा है। तो जब कोई एक चीज़ दूसरे एक चीज़ के सरफेस पे जाके अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब डिनर करते हैं, हाथ से जब डिनर करते हैं या फिर लंच करते हैं, हम लोग जो बेंगोली है वो जनरली राइस खाते हैं। तो क्या होता है, हम लोग जब राइस खाते हैं तो राइस का जो पार्टिकल है या फिर जो राइस है वो हम लोग के हाथों में आके अटैच होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, व्हेन राइस इज अटैच्ड टू आवर सरफेस ऑफ हैंड, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जब कोई एक चीज़ दूसरे एक चीज़ के सरफेस पे जाके अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, एब्जॉर्प्शन में दो चीज़ें, एक है जो जाके अटैच हो रहा है और दूसरा है जिसके ऊपर जाके अटैच हो रहा है। ठीक है, तो एक एब्जॉर्प्शन टू सब्सटेंस इज देयर इन दिस फिनोमेना। वो एक वो है जो जाके अटैच हो रहा है और दूसरा वो है जिसके ऊपर जाके अटैच हो रहा है। ठीक है, एक वो है जिसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है और दूसरा वो है जो एब्जॉर्प्शन कर रहा है, जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मेरा हाथ है, मेरा हाथ जाके बोर्ड के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है। एक है मेरा हाथ, दूसरा है मेरा ये बोर्ड, मेरा नहीं उसका है सब कुछ, तो ये बोर्ड। ठीक है, दूसरा एक है मेरा हाथ और दूसरा है ये बोर्ड। तो हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन में दो चीज़ अटैच है, मतलब दो चीज़ मिलके ये एब्जॉर्प्शन फिनोमेना हो रहा है। एक है मेरा हाथ और दूसरा है ये बोर्ड। ठीक है, मेरा हाथ जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, बोर्ड के ऊपर। तो जिसके ऊपर हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट, जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट, और जिसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेट। ठीक है, जिसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेट और जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। ठीक है, जैसा कि मेरा हाथ जाके बोर्ड के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है, तो बोर्ड है एब्जॉर्बेंट और माई हैंड इज एब्जॉर्बेट एंड योर बोर्ड इज एब्जॉर्बेंट। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग आके अल्फा के पोस्टर के ऊपर ऐसे चिपके रहते हो तो आप लोग हो जाओगे एब्जॉर्बेट और आपका प्यारा सा जो अल्फा है वो हो जाएगा एब्जॉर्बेंट। मतलब जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट और जिसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेट। ठीक है, जो आके चिपकता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेट और जिसके ऊपर चिपक रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में दो चीज़ है, एक है एब्जॉर्बेट मतलब जिसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है और दूसरा है एब्जॉर्बेंट जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट और जिसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। बहुत ही आसान है, हलवा है, हलवा बिल्कुल हलवा है। तो जिसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट और जिसके ऊपर हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। ठीक है, ओके, तो ये गया एब्जॉर्बेंट क्या है, एब्जॉर्बेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है। तो दूसरा में पढ़ना है डिसॉर्प्शन क्या है। ठीक है, डिसॉर्प्शन क्या है। अच्छा, आप लोग अगर एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल पूछते हैं एग्जाम पे, आप लोग ये तो नहीं देख सकते ना कि जब सर भात खाता है, राइस खाता है, तो राइस के पार्टिकल आके सर के हाथों पे अटैच हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जैसे कि राइस आके अटैच हो रहा है, राइस है एब्जॉर्बेट और सर का हाथ है एब्जॉर्बेंट, ऐसा तो आप लोग नहीं लिख सकते ना। ऐसा अगर आप लोग लिखोगे तो स्कूल का टीचर आप लोगों को भी बुलाएगा और मुझे भी बुलाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा, आगे का सीन आप लोगों को बेटर बताए। तो आप लोग एग्जाम्पल क्या दोगे, एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो कि किसी भी एक कंटेनर आप ले लो, उसमें क्या करो आप लोग NH3 गैस ले लो, NH3 अमोनिया गैस ले लो और उसमें आप लोग क्या करो एक्टिवेटेड चारकोल ले लो।
चारकोल, चारकोल तो जानती हो, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल ले लो, कोयला जिसको लंदन में बोलते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल ले लो। ओके, क्या देखोगे एक्टिवेटेड चारकोल मतलब क्या है? इस चारकोल नॉर्मल चारकोल नहीं है। एक्टिवेटेड चारकोल और नॉर्मल चारकोल में फ़र्क क्या है? एक्टिवेटेड चारकोल है इसको हम लोग हीट दे के ले रहे हैं, और नॉर्मल चारकोल है जिसको हम लोग हीट नहीं लेते, ऐसे ही ले लिया, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल चारकोल। और एक्टिवेटेड चारकोल क्या है? इसको हम लोग हीट दे के फिर ले रहे हैं, ठीक है। ओके, तो एक्टिवेटेड चारकोल ले लो और ऐसे NH3 गैस ले लो। आप लोग देखोगे कुछ टाइम बाद NH3 गैस गायब हो गया। आप लोग बोलोगे सर ये तो मैजिक हो गया, NH3 गैस कहाँ है? अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो फिर देखोगे कि NH3 गैस एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे जाके अटैच हुआ है, मतलब चारकोल के अंदर नहीं घुस गया है, चारकोल के सरफेस पे ऊपर जाके अटैच हो रहा है, चारकोल के सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो रहा है, ठीक है। NH3 गैस क्या हो रहा है? चारकोल के सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो रहा है। ये है चारकोल और इसके ऊपर जाके NH3 गैस अटैच हो रहा है, NH3 गैस इसके ऊपर जाके अटैच हो रहा है, ठीक है। चारकोल के सरफेस के ऊपर जाके NH3 गैस अटैच हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। चारकोल के सरफेस के ऊपर जाके NH3 गैस एब्जॉर्ब हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। व्हेन अ सब्सटेंस इज गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। सेम वे में क्या हो रहा है? सेम वे में NH3 गैस जाके चारकोल के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है, सेम वे में NH3 गैस जाके चारकोल के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है। तो चारकोल ये भी तो एक तरह की एब्जॉर्प्शन ही है। NH3 गैस is getting attached to the surface of charcoal, activated charcoal, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। और एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट, और जिसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेट। तो NH3 is the absorbent, NH3 is the absorbent। और चारकोल, चारकोल क्या है? चारकोल, चारकोल इज द एब्जॉर्बेंट, जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट, और जिसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेट। तो NH3 गैस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो NH3 गैस को हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्बेट, और जिसके ऊपर हो रहा है मतलब चारकोल को हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्बेंट। इट्स वेरी इजी, ठीक है ना, वेरी हलवा। तो इसका हुआ आप लोगों को क्या मिल सकता है? इसलिए मैंने बोला है कि क्लास 12 नहीं, एक्चुअली क्लास 11-12 का सबसे आसान कोई चैप्टर होता है वो है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है ना। इससे शुरू हुआ है, आगे बहुत सारा हलवा चीज आने वाला है, आप कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डिसॉर्प्शन। व्हाट इज डिसॉर्प्शन? व्हाट इज डिसॉर्प्शन? ठीक है, इरेज कर देता हूँ। डिसॉर्प्शन क्या है? ऊपर का व्यू आ रहा है ना? डिसॉर्प्शन ऊपर आ रहा है, और डिसॉर्प्शन, व्हाट इज डिसॉर्प्शन? डिसॉर्प्शन, ओके, डिसॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन क्या है? जब कोई एक चीज़ के सरफेस के ऊपर जाके और दूसरा कोई एक चीज़ अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और डिसॉर्प्शन क्या है? द ऑपोजिट फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन, द ऑपोजिट phenomena, the opposite phenomena of absorption is known as desorption. The opposite phenomena of absorption is known as desorption. मतलब एब्जॉर्प्शन हम लोग किसको बोलते हैं? एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके एब्जॉर्बेंट अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और डिसॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्बेंट के सरफेस से जब एब्जॉर्बेंट अलग हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे डिसॉर्प्शन, ठीक है। व्हेन एब्जॉर्बेंट इज गेटिंग अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। जब कोई एक चीज़ दूसरे एक चीज़ के सरफेस पे ऊपर जाके अटैच होता है उसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। जब कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ के सरफेस पे जाके अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब कोई एक चीज़ दूसरे एक चीज़ के सरफेस से अलग हो जाता है उसको हम लोग बोलेंगे डिसॉर्प्शन, ठीक है। जैसे कि हम लोग जब राइस खाते हैं तो राइस आके हमारे हाथ के ऊपर अटैच होता है उसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। इसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। राइस हम लोगों के हाथ के ऊपर आके अटैच हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। और जब हम लोग वॉश कर लेते हैं, हैंड वॉश कर लेते हैं, हाथ धो लेते हैं तो क्या होता है? हाथ और भात अलग हो जाते हैं, हाथ और राइस अलग हो जाते हैं, हैंड और राइस अलग हो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे डिसॉर्प्शन। द ऑपोजिट फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नोन एज डिसॉर्प्शन। द ऑपोजिट फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नोन एज डिसॉर्प्शन। द ऑपोजिट फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नोन एज डिसॉर्प्शन। व्हेन अ सब्सटेंस इज गेटिंग अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। जब कोई एक चीज़ दूसरे एक चीज़ के सरफेस पे जाके अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ के सरफेस से अलग हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन, ठीक है। और भी आसान तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जब एब्जॉर्बेंट का पार्टिकल एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब एब्जॉर्बेंट का पार्टिकल एब्जॉर्बेंट से अलग हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन,
जब एब्जॉर्बेंट का पार्टिकल एब्जॉर्बेंट से अलग हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन, ठीक है। जब एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट अटैच होता है एक दूसरे के साथ इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और जब एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन, इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि एक दूसरे क्या बोलते हैं, हाँ आप लोग जैसे कि 11-12 के मुझे नहीं बोलना चाहिए फिर भी आप लोग के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, जब कोई एक लड़का और दूसरी लड़की रिलेशनशिप में जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है ना, रिलेशनशिप एब्जॉर्प्शन। और जब ब्रेकअप हो जाता है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन। तो सपोज एब्जॉर्बेंट इज द लड़का और एब्जॉर्बेंट इज द लड़की, एब्जॉर्प्शन हो रहा है एक दूसरे के साथ चिपक रहा है, डिसॉर्प्शन हो रहा है एक दूसरे से अलग हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन। जब एब्जॉर्बेंट से एब्जॉर्बेंट अलग हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन, और जब एब्जॉर्बेंट बेंट के ऊपर जाके एब्जॉर्बेंट लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ओके, तो वेरी हलवा क्या है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन क्या है, देखो एब्जॉर्प्शन क्या था, जब कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ के सरफेस पे जाके अटैच हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जब कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ के सरफेस पे जाके अटैच हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, जब कोई एक चीज़ जाके दूसरे चीज़ के अंदर घुस जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। व्हेन अ सब्सटेंस इज गेट इनटू द अनदर सब्सटेंस एंड गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बल्क इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। जब कोई एक चीज़ दूसरे एक चीज़ के अंदर घुस जाता है और अंदर घुसने के बाद पूरे बल्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। व्हेन अ सब्सटेंस is getting into another substance and after getting into it is distributed all around the bulk is known as absorption। जब कोई एक चीज़ दूसरे एक चीज़ के अंदर घुस रहा है और अंदर घुसने के बाद पूरे बल्क में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे कि हम लोग जब राइस खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, राइस को लेके अंदर घुसा देते हैं, राइस हम लोग के अंदर घुस जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, हम लोग राइस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग भात खाते हैं या फिर राइस खाते हैं तब क्या होता है, राइस हम लोग के हाथ के ऊपर आके अटैच हो जाता है, हाथ के सरफेस के ऊपर आके अटैच हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। और जब हम लोग खा लेते हैं उसको तो क्या होता है, वो हम लोग के अंदर घुस जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। व्हेन अ सब्सटेंस इज गेटिंग इनटू अनदर सब्सटेंस उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जब कोई एक चीज़ दूसरी एक चीज़ के अंदर घुस जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल के आसान तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि हम लोग राइस खाते हैं तो राइस का पार्टिकल या फिर राइस आके हम लोग के हाथ के सरफेस के ऊपर जुड़ा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एडी। और जब हम लोग राइस खा लेते हैं तो राइस का पार्टिकल या फिर राइस क्या होता है हम लोग के अंदर घुस जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ओके, एब्जॉर्प्शन। तो डेफिनेशन तो आप लोग खुद ही लिख सकते हैं, इसमें मुझे बोलने वाला इतना कुछ है नहीं, तो आप खुद ही लिख सकते हो। इसमें भी दो चीज़ है, एक है जो घुस रहा है अंदर और जो दूसरा है जिसके अंदर घुस रहा है। एक है जो घुस रहा है, जैसे कि हम लोग अगर राइस खाते हैं तो राइस का पार्टिकल हम लोग के अंदर घुस रहा है, तो एक है राइस और दूसरा है हम लोग, एक है जो खा रहा है और दूसरा है जिसको हम लोग खा रहे हैं, एक है राइस और दूसरा है हम लोग। तो एब्जॉर्प्शन में भी दो चीज़ है, एक है जो घुस रहा है और दूसरा है जिसके अंदर घुस रहा है। तो जो घुस रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेट, और जिसका अंदर घुस रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट। इसकी तरह जब कोई एक चीज़ दूसरे एक चीज़ के सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो रहा था उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो चीज़ जाके अटैच हो रहा था उसको हम लोग बोलते थे एब्जॉर्बेंट, और जिसके ऊपर जाके अटैच हो रहा था उसको हम लोग बोलते थे एब्जॉर्बेंट। सेम तरीके से जब कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ के अंदर घुस जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो घुस रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेट और जिसके अंदर घुस रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। जो घुस रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेट और जिसके अंदर घुस रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। जैसे कि हम लोग खा रहे हैं, अगर राइस खा रहे हैं या फिर कुछ भी खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं या फिर आप लोगों को जो पसंद है खा लो, ठीक है, ओके, पूरा छूट है। तो जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट, और आप लोग क्या हो एब्जॉर्बेंट, क्योंकि खाना आप लोग के अंदर घुस रहा है, जिसके अंदर घुस रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट और जो घुस रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट, ठीक है। अब ये तो एग्जाम्पल पे नहीं लिख सकते हो आप लोग, बोर्ड के एग्जाम पे अगर आता है कि एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल क्या है,
तो ये आप लोग नहीं लिख सकते हो ना कि सर लेट कंसीडर वी आर टेकिंग योर यू आर टेकिंग योर डिनर एंड यू आर ईटिंग फिश इज एब्सॉर्बेंट एंड यू आर एब्सॉर्बेंट, ये तो आप लोग नहीं लिख सकते। तो हम लोग को केमिकल एग्जाम्पल देना पड़ेगा। केमिकल एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सपोज यू आर टेकिंग H2O and you are taking the crystal of CaCl2, calcium chloride, the crystal of CaCl2. After some time you will observe that कुछ देर बाद आप लोग देखोगे कि H2O का जो मॉलिक्यूल है वो CaCl2 के अंदर घुस गया। H2O का जो मॉलिक्यूल है वो CaCl2 का अंदर घुस गया। H2O का जो मॉलिक्यूल है वो CaCl2 का अंदर घुस गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एक चीज़ के अंदर जब दूसरे चीज़ घुसता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एक चीज़ के अंदर जब दूसरे कोई चीज़ घुसता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो घुस रहा है, कौन घुस रहा है? H2O घुस रहा है, H2O घुस रहा है। तो H2O को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेट। जो घुस रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेट। और किसके अंदर घुस रहा है? CaCl2 के अंदर घुस रहा है, तो CaCl2 को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेट, ठीक है। इससे हम लोग क्या हो सकता है? जिसके अंदर घुस रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सॉर्बेंट, और जो घुस रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सॉर्बेट। जो घुस रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सॉर्बेट, और जिसके अंदर घुस रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सॉर्बेंट, ठीक है। और जब कोई एक चीज़ के अंदर दूसरा चीज़ घुस जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सॉर्प्शन, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सॉर्प्शन, ओके, ठीक है। तो एब्सॉर्प्शन भी खत्म हो गया, एब्सॉर्प्शन भी खत्म हो गया। एब्सॉर्बेट क्या है, एब्सॉर्बेंट क्या है, एब्सॉर्बेट क्या है, एब्सॉर्बेंट क्या है, एग्जाम्पल क्या है, वो सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिया, ओके। नेक्स्ट हम लोगों को और एक डेफिनेशन पढ़ना है। क्या है, आप सिर्फ डेफिनेशन पे डेफिनेशन बोल रहे हो, डेफिनेशन पे डेफिनेशन बोल रहे हो। इसके अंदर बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ तो है नहीं कुछ, जो है वो डेफिनेशन वाइज है और बहुत हलवा है, ठीक है, बहुत हलवा है, ठीक है, ओके। मज़ा आएगा, पहले थोड़ा बोरिंग लग सकता है पर बाद में मज़ा आएगा, ठीक है, ओके। जैसा कि मैंने बोला था, इसको पढ़ने के बाद आप लोग बोलोगे मज़ा आया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या है? जब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीज़ एक साथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। जब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीज़ एक साथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। क्या है? जब एब्जॉर्प्शन मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ के सरफेस पे जाके लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन क्या है? जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर घुस जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये दोनों चीज़ मतलब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अगर एक साथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन, ठीक है। When absorption and absorption both will occur at the same time, this phenomena will be known as sorption. जब absorption और absorption एक ही साथ होगा उसको हम लोग बोलते हैं sorption. When absorption and absorption will take place at the same time, will be known as sorption. When absorption and absorption will take place at the same time, this phenomena will be known as sorption. जब absorption और absorption एक ही साथ होगा उसको हम लोग बोलते हैं sorption. जब absorption और absorption दोनों एक ही साथ होगा उसको हम लोग बोलते हैं sorption. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है जब हम लोग किसी चीज़ का कलर करते हैं, डाइंग कलर करते हैं, मरना नहीं है, डाइंग मतलब कलर करना, ठीक है। तो सब मरना भी एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होता है, मरना नहीं है, डाइंग कलर करना है, ठीक है, ओके। तो डाइंग मतलब जब हम किसी चीज़ को कलर करते हैं तो कलर क्या होता है? जो चीज़ का कलर हम लोग कर रहे हैं उसके सरफेस पे जाके भी अटैच होता है और उसका अंदर भी घुसता है। जैसे कि आप लोग अगर घर के वॉल को पेंट करते हो या फिर घर के वॉल को कलर करते हो तो आप लोग देखोगे कलर का जो पार्टिकल है वो वॉल के सरफेस पे जाके भी अटैच हो रहा है और वॉल के अंदर भी घुस रहा है। तो किसी चीज़ का डाइंग या फिर किसी चीज़ को कलर करना, जब हम लोग कलर करते हैं तो एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन, ठीक है। डाइंग ऑफ एनीथिंग, जब हम लोग किसी चीज़ का कलर करते हैं उसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक ही साथ होता है, मतलब पार्टिकल जाके उसके सरफेस पे जाके भी अटैच होता है और उसके अंदर भी घुसता है, मतलब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन, डाइंग ऑफ एनीथिंग। जब हम लोग किसी चीज़ का कलर करते हैं तो कलर का पार्टिकल उसके सरफेस पे जाके भी अटैच होता है और उसके अंदर भी घुसता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों एक ही साथ एक ही टाइम पे हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन, उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन, ओके। नेक्स्ट हम लोगों को अभी पढ़ना है एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस क्या है। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस क्या है, ठीक है, बहुत ही हलवा है सर। क्या है? जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर घुस जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन,
और जब एक चीज़ दूसरे चीज़ के सरफेस पे जाके अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बहुत अलग है ना, एब्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। सर फर्स्ट डिफरेंस तो ये है, एक है एट और दूसरा है एब, ठीक है ना। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है, एक है एट और दूसरा है एब। इससे बड़ा डिफरेंस क्या हो सकता है? ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि when a substance is get attached to the surface of another substance is known as absorption। और इस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? When a substance get into another substance, जब कोई एक चीज दूसरी चीज के अंदर घुस जाता है and uniformly distributed throughout the bulk of that substance is known as absorption। जब एक चीज दूसरी चीज के अंदर घुस जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब एक चीज दूसरी चीज के सरफेस पे जाके अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। When a substance is get attached to the surface of another substance is known as absorption। और when a substance get into another substance and uniformly distributed throughout the bulk of that substance is known as absorption। जब कोई एक चीज दूसरी चीज के अंदर घुस जाता है और अंदर घुसने के बाद उस सब्सटेंस के पूरे बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के सरफेस पे जाके अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के सरफेस पे जाके अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के पूरे अंदर घुस जाता है और अंदर घुसने के बाद पूरे बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, फिर क्या है? एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? सरफेस के ऊपर। तो सरफेस एरिया आप लोग जितना ज़्यादा लोगे एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। सरफेस एरिया आप लोग जितना ज़्यादा लोगे एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। और एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? एब्जॉर्प्शन एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर घुस रहा है तो उसके सरफेस एरिया का साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट मतलब जिसके ऊपर जाके पार्टिकल लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा लेंगे हम लोग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट जितना ज़्यादा लेंगे हम लोग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। और इस पे देयर इज नो रिलेशन ऑफ सरफेस एरिया and there is no relation of surface area and rate of absorption। सरफेस एरिया के साथ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का कोई रिलेशन ही नहीं है क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर घुस रहा है। तो सरफेस एरिया आप ज़्यादा लो या फिर कम लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सरफेस एरिया के साथ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का कोई रिलेशन नहीं है। सरफेस एरिया के साथ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का कोई रिलेशन नहीं है। पर अगर आप लोग सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट ज़्यादा लेते हो तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ के सरफेस पे जाके अटैच हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा लोगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। और एब्जॉर्प्शन एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर घुस रहा है तो सरफेस एरिया आप लोग कम लो या फिर ज़्यादा लो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उससे कोई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हैज़ नो रिलेशन विद द सरफेस एरिया बट सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट अगर आप लोग ज़्यादा लेते हो तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। और दूसरी तरफ एब्जॉर्प्शन के टाइम पे आप लोग सरफेस एरिया ज़्यादा लेते हो या फिर कम लेते हो उस पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं तो मैं इरेज कर देता हूँ इसको। हम लोग इरेज कर देते हैं
लोग ये सारी चीज़ आप लोगों को आप लोग के बुक में मिल जाएगा, या फिर मेरे जो मटेरियल्स है उस पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी हेल्प चाहिए ऑफलाइन पे, या फिर किसी भी तरीके का मटेरियल्स चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइस, बिकॉज इधर आने का वो कुछ अगर हम लोग कुछ पढ़ा रहे हैं उसका पहला मुझे पता नहीं, बाकी 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 तो मुझे कुछ बोलना नहीं है, पर मेरा जो इधर आने का मेन मकसद है, या फिर मेन जो आप लोग बोल सकते हो कि मेन जो इच्छा है, मेन जो ड्रीम है इधर आने के बाद, वो ये है कि मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट को मैं हेल्प कर सकूँ, मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट को मैं क्वालिटी एजुकेशन दे सकूँ। अब पता नहीं कितना होता है या कितना नहीं होता है, पर आई वर्क हार्ड डे एंड नाइट टू गिव यू समथिंग, एंड my ultimate goal is to give max to max people, max to max student a quality education, and at minimum cost पे quality education देना है मेरा मेन मकसद। और इसीलिए आप लोग अगर किसी भी तरीके का कुछ भी चाहिए मटेरियल से, या फिर किसी भी तरीके का कोई कॉन्सेप्ट डाउट है, या फिर किसी भी तरीके का कुछ क्वेश्चन है, आप लोग बेझिझक मुझे पूछ सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू गाइस। ओके, द थिंग इज दैट थर्ड पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब एक चीज़ दूसरे चीज़ के सरफेस के ऊपर जाके अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना। दूसरी तरफ एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर घुस रहा है, एक चीज़ जाके दूसरी चीज़ के अंदर घुस रहा है। तो एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन में हम लोग लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना। एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर घुस रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना। दूसरी तरफ एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन पे क्या हो रहा है, एक चीज जाके दूसरी चीज के सरफेस पे जाके अटैच हो रहा है। तो एट फर्स्ट एब्जॉर्बेंट का पूरा खाली है, इसलिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। बट धीरे धीरे जब एब्जॉर्बेंट का पार्टिकल या फिर एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल जाके एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे अटैच हो रहा है, तो एब्जॉर्बेंट के ऊपर जगह कम रहा है, प्लेस कम रहा है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पहले तो ज़्यादा होगा, पर जब टाइम जाएगा एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जगह कम होने लगेगा, एज अ रिजल्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन गिरने लगेगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एट फर्स्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन will be high, but with time it will decrease. Okay. On the other hand हम लोग एब्जॉर्प्शन भी क्या लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन पे हम लोग लिख सकते हैं जब कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ के अंदर घुस रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन पे ऐसा तो कुछ नहीं है कि एक चीज़ जाके दूसरे चीज़ के सरफेस पे लग रहा है, या फिर सरफेस के एरिया कम होने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम जाएगा, क्योंकि उस पर तो सरफेस पे लगना ही नहीं है, वो तो एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ घुस रहा है। तो इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म एट ऑल द टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म एट ऑल द टाइम। उसमें ऐसा नहीं है कि पहले ज़्यादा होगा फिर टाइम के साथ गिरने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का जो है सारे टाइम पे यूनिफॉर्म होगा, बट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पहले ज़्यादा होगा फिर टाइम के साथ गिरने लगेगा, पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, पूरे टाइम पे यूनिफॉर्म होगा, पूरे टाइम पे यूनिफॉर्म होगा। ओके, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा और एक पॉइंट लिख सकते हैं, जब कोई एक चीज़ के सरफेस पे दूसरा चीज़ अटैच होता है उसमें कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है। आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों और ऐसा कैसे, ये हम लोग प्रूव करके देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है।
या फिर जब एक चीज़ के सरफेस पे जाके दूसरा चीज़ अटैच हो रहा है तब क्यों हीट रिलीज हो रहा है, या फिर ये हीट रिलीज होने का मैकेनिज्म क्या है, या फिर ये जो हीट रिलीज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। पर अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब कोई एक चीज़ जाके दूसरी चीज़ के सरफेस पे जाके अटैच होता है तब कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, तब कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब कोई एक चीज़ जाके दूसरे चीज़ के सरफेस पे लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और उस टाइम पे जो हीट रिलीज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ओके। तो जब कोई प्रोसेस पे हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जब कोई प्रोसेस पे हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। जब कोई प्रोसेस पे हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एब्जॉर्प्शन पे हीट रिलीज होता है तो उसको इसके लिए हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन पे हीट रिलीज होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि जब कोई चीज़ जाके दूसरे चीज़ के सरफेस पे जाके अटैच होता है तब कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और जिसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं और वो कैसे हो रहा है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ जब कोई चीज़ जाके दूसरे चीज़ के सरफेस पे जाके अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और जब भी एब्जॉर्प्शन होता है तब कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, ठीक है। और जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिस प्रोसेस पे हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जिस प्रोसेस पे हीट देना पड़ता है बाहर से उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। जिस प्रोसेस से हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जिस प्रोसेस पे हीट देना पड़ता है बाहर से उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जैसे कि एब्जॉर्प्शन पे हीट रिलीज होता है तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बट एब्जॉर्प्शन जब होता है, जब कोई चीज़ दूसरे चीज़ के अंदर घुस जाता है तब ना हीट रिलीज होता है ना हीट देना पड़ता है, ना हीट रिलीज होता है ना हीट देना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, हीट रिलीज भी नहीं होता है, हीट देना भी नहीं पड़ता है, तो इसलिए नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। बट जब एब्जॉर्प्शन होता है तब कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, तो एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट एब्जॉर्प्शन इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। एब्जॉर्प्शन पे हीट रिलीज भी नहीं होता है, हीट देना भी नहीं पड़ता है, तो एब्जॉर्प्शन इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, बट एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब कोई चीज़ जाके दूसरी चीज़ के सरफेस पे जाके अटैच होता है तब कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बट एब्जॉर्प्शन जब कोई चीज़ जाके दूसरे चीज़ के अंदर घुस जाता है तब हीट रिलीज भी नहीं होता है, हीट देना भी नहीं पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, बट एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस, ये हो गया एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ सकते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का कॉज क्या है, एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्यों होता है या फिर एब्जॉर्प्शन का कॉज क्या है। अच्छा सोचो ये एब्जॉर्बेंट है, ये एब्जॉर्बेंट है, ठीक है, ये एब्जॉर्बेंट है, ठीक है, ओके। इस पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इस पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इस पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इस पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इस पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सारी तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चारों तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिस चीज़ से या फिर जिस एटॉम से एब्जॉर्बेंट बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जिस चीज़ से एब्जॉर्बेंट बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एब्जॉर्बेंट, जिस चीज़ से एब्जॉर्बेंट बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एब्जॉर्बेंट। अच्छा अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दो तरह की है, एक पार्टिकल है जो बल्क में है, जो अंदर है, एब्जॉर्बेंट के अंदर है, उसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल, उसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। और दूसरा और एक तरह की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो है सरफेस में, जो है सरफेस में, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दो तरह की है,
एक है जो अंदर में है बल्क में, उसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल, और दूसरा है जो सरफेस में है, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। अब देखो बल्क में जो मॉलिक्यूल है उसकी चारों तरफ सेम सेम कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल घिरा हुआ है, तो उसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। बल्क में जो मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ से सेम सेम कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल घिरा हुआ है, तो उसके चारों तरफ से, जैसे कि मैं इस पार्टिकल को ले लेता हूँ, इसके लेफ्ट में भी कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, राइट में भी कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, ऊपर में भी कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, नीचे भी कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, ईस्ट पे भी कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, वेस्ट पे भी कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, नॉर्थ पे भी कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, साउथ पे भी कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, तो उसके चारों तरफ से कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल घेरा हुआ है, मतलब उसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो ये जो बंदा है वो क्या है, इसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो इसके लिए ये बैलेंस्ड है, मतलब इसको किसी कहीं पे भी जाना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, अपने पोजीशन पे ये बैलेंस्ड है, इसको कहीं पर भी जाना नहीं है। क्यों जाए भाई, ये तो अपने पोजीशन पे ही बैलेंस्ड है, क्योंकि उसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल घेरा हुआ है उसके चारों तरफ से, और उसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो उसको दूसरी तरफ क्यों जाना है, वो तो अपने पोजीशन पे ही बैलेंस्ड है और अपने पोजीशन पे ही स्टेबल भी है। और जैसे कि इसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसके लिए इसका एनर्जी भी लेस है, इसका एनर्जी भी इतना ज़्यादा नहीं है, इसका एनर्जी भी इतना ज़्यादा नहीं है, ये बैलेंस्ड है, स्टेबल है, एनर्जी लेस है। ठीक है, जैसे कि आप लोग घर में अगर पढ़ रहे होते हो तो एक तरफ मम्मी है, एक तरफ डैड है, पीछे की तरफ भाई है और आगे की तरफ डैड है, तो वो लोग आपको क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ है, इधर भी मम्मी टान रहा है, इधर पापा टान रहा है, उधर भाई टान रहा है, उधर बहन टान रहा है, तो अब बेचारा क्या हो, अब बेचारा बीच में फंसे हुए हो, बीच का हलवा हो, और आपका क्या है उस कंडीशन पे, आपको इधर भी जितना प्रेशर फील हो रहा है, इधर भी इतना प्रेशर फील हो रहा है, सामने भी इतना प्रेशर फील हो रहा है और पीछे से भी इतना ही प्रेशर फील हो रहा है, तो आप क्या हो गए, आप बैलेंस्ड हो गए, स्टेबल हो गए और आपका एनर्जी कम हो गया। ठीक है ना। अगर मैं सरफेस के मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूँ, तो सरफेस के मॉलिक्यूल के बारे में सोचो आप लोग, ये बेचारा क्या है, इसको ले लीजिए, इसको आप लोग ले सकते हो, ठीक है, इसको आप लोग ले सकते हो, ये जो बेचारा है ब्लू वाला बेचारा, इसके राइट पे तो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, लेफ्ट पे भी कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, नीचे भी कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, पर ऊपर खाली है। ठीक है, राइट पे कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, लेफ्ट पे कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, नीचे भी कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, पर ऊपर खाली है। मतलब क्या है, इसके राइट पे तो प्रेशर फील हो रहा है, लेफ्ट में भी प्रेशर फील हो रहा है, नीचे भी प्रेशर फील हो रहा है, पर ऊपर खाली है। मतलब इट इज अंडर अनइक्वल अट्रैक्शन फोर्स, इट इज अंडर अनइक्वल अट्रैक्शन फोर्स। तो अनइक्वल अट्रैक्शन फोर्स के अंडर है, मतलब क्या है, अनइक्वल अट्रैक्शन फोर्स के अंडर है, मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है, ये स्टेबल भी नहीं है, ये अनस्टेबल है, इसका एनर्जी भी कम नहीं है, इसका एनर्जी भी ज्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो स्टेबल ही नहीं है, तो इसका एनर्जी कम कैसे होगा, इसका एनर्जी तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि इसके राइट पे तो पार्टिकल है, लेफ्ट में भी पार्टिकल है, नीचे भी पार्टिकल है, बट ऊपर खाली है, तो इसलिए अनबैलेंस्ड, अनस्टेबल है और एनर्जी भी ज्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, राइट पे कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, नीचे भी कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल है, पर ऊपर खाली है, इसीलिए ये अनबैलेंस्ड है, अनस्टेबल है और एनर्जी भी ज्यादा है। ठीक है, तो सरफेस का मॉलिक्यूल अनबैलेंस्ड होता है, अनस्टेबल होता है और इसका एनर्जी भी ज्यादा होता है। तो सरफेस के मॉलिक्यूल अनस्टेबल, अनबैलेंस्ड और एनर्जी ज्यादा होता है, पर बल्क पे जो मॉलिक्यूल है वो बैलेंस्ड है, स्टेबल है और एनर्जी लेस है। अब अगर मैं आप लोगों को दो ऑप्शन देता हूँ, आप लोग कौन सा चूज करेंगे, आप लोग बैलेंस्ड रहने पे चूज करेंगे या फिर अनबैलेंस्ड रहने पे चूज करेंगे, आप लोग स्टेबल रहना पसंद करेंगे या फिर अनस्टेबल रहना पसंद करेंगे। तो 2-4 एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है, 2-4 एक्सेप्शन को छोड़ के मैक्स पीपल, एक्चुअली मैक्स नहीं 100% पीपल बोलेंगे कि सर मैं बैलेंस रहना पसंद करूंगा, सर मैं स्टेबल रहना पसंद करूंगा, सर मैं ऐसा कंडीशन पे रहना पसंद करूंगा जिसमें मेरा एनर्जी कम हो, मैं ऐसा कंडीशन पे जाना नहीं पसंद करूंगा जिसमें मेरा एनर्जी ज्यादा होगा, जिसमें मैं अनस्टेबल होऊंगा, जिसमें मैं अनबैलेंस्ड होऊंगा। ठीक है, 2-4 एक्सेप्शन को छोड़ के। ठीक है, ओके। तो सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा अनस्टेबल से स्टेबल होने पे, अनबैलेंस्ड से बैलेंस्ड होने पे और मोर एनर्जी से लेस एनर्जी होने पे।
ये नहीं चाहेगा अनबैलेंस तरीके से रहने पे, ये अनबैलेंस तरीके से रहने पे पसंद नहीं करेगा, ये चाहेगा अनबैलेंस से बैलेंस होने पे, ये चाहेगा अनस्टेबल से स्टेबल होने का कोशिश करेगा। और इसका एनर्जी जो ज़्यादा है वो चाहेगा कि इसका एनर्जी कम जाए और इसका एनर्जी लेस हो जाए। ये नहीं चाहेगा कि इसकी एनर्जी ज़्यादा ही रहे, ये नहीं चाहेगा कि अनस्टेबल ही रहे, ये नहीं चाहेगा ये अनबैलेंस्ड ही रहे, ये चाहेगा अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो जाए, ये चाहेगा अनस्टेबल से स्टेबल हो जाए, ये चाहेगा इसका एनर्जी ज़्यादा से कम हो जाए। ठीक है, तो सरफेस का मॉलिक्यूल चाहेगा बल्की मॉलिक्यूल की तरह होने, मतलब ये कोशिश करेगा। ठीक है, होगा या फिर नहीं है वो तो बाद में हम लोग देख लेंगे, बट इस सरफेस का मॉलिक्यूल कोशिश करेगा कि सरफेस के मॉलिक्यूल बल्क के मॉलिक्यूल की तरह होने का कोशिश करेगा। जैसे कि आप लोग कोशिश करते हो कि नीट के टॉपर की तरह पढ़ने के लिए या फिर आईआईटी के टॉपर की तरह पढ़ने के लिए, इसी तरीके से सरफेस का मॉलिक्यूल कोशिश करेगा कि अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो जाए, अनस्टेबल से स्टेबल हो जाए, या फिर मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाए। ठीक है, तो ये चाहेगा, सरफेस का मॉलिक्यूल चाहेगा कि बल्क के मॉलिक्यूल की तरह होने का कोशिश करेगा, और ये चाहेगा कि बल्क के मॉलिक्यूल की तरह अगर मैं किसी ना किसी तरीके से हो जाऊँ तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। तो इसका लाइफ सेट होने का या फिर अनबैलेंस से बैलेंस्ड होने का, अनस्टेबल से स्टेबल होने का, या फिर मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक होने का एक ही तरीका है। सपोज इसके ऊपर से कोई एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल जा रहा है, इसके ऊपर से कोई एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल जा रहा है, तो ये क्या करेगा, सरफेस का मॉलिक्यूल क्या करेगा, सरफेस का मॉलिक्यूल बोलेगा कि भाई तू आके मेरे ऊपर बैठ जा, क्योंकि अगर तू आके मेरे ऊपर बैठ जाएगा, मेरे लेफ्ट पे भी तो पार्टिकल है, राइट पे ऑलरेडी पार्टिकल है, नीचे भी पार्टिकल है, अगर तू आके ऊपर बैठ जाता है तो मेरा लाइफ जिंगलाला हो जाएगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मैं अनस्टेबल से स्टेबल हो जाऊंगा, अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो जाऊंगा, और मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाऊंगा। जिंदगी में और क्या चाहिए। ठीक है, तो एक प्यार का नगमा है, और क्या है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरे मेरी कहानी है। तो ये बेचारा सरफेस का मॉलिक्यूल बोलेगा कि जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरे मेरी कहानी है, तो तू मेरे ऊपर आके बैठ जा। ठीक है, तू मेरे ऊपर आके बैठ जा। तो एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल भी सोचेगा कि बेचारा बोल रहा है कि उसके ऊपर जाके बैठने के लिए, वो भी सोचेगा ठीक है बैठ जाता हूँ, उसमें क्या है, क्या फर्क पड़ता है। तो एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल को जो ये सरफेस का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, उस अट्रैक्शन के वजह से एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर बैठ जाएगा, और इसको ही हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको ही हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्बेंट के सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो चाहेगा अनबैलेंस से बैलेंस्ड होने पे, अनस्टेबल से स्टेबल होने पे, मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक होने पे ये कोशिश करेगा कि अगर मैं किसी तरीके से अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो जाऊँ, अनस्टेबल से स्टेबल हो जाऊँ, और मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाऊँ, तो मेरा लाइफ सेट है। और ये होने का एक ही सिर्फ रास्ता है, वो क्या है, अगर कोई चीज आके उसके ऊपर बैठ जाता है तो वो अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगा, अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो जाएगा, और मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे तो ऑलरेडी पार्टिकल है, उसके लेफ्ट में भी ऑलरेडी पार्टिकल है, राइट पे भी ऑलरेडी पार्टिकल है, ऊपर खाली है। तो इसके ऊपर आके कोई बैठ जाता है तो ऑलरेडी स्टेबल हो जाएगा, अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो जाएगा, अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगा, और मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाएगा। तो इसके लिए ये क्या करेगा, एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर से जा रहा होगा, ये बोलेगा कि तू मेरे ऊपर आके बैठ जा, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल उस अट्रैक्शन की वजह से एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर बैठ जाएगा, और इसको ही हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको ही हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। दिस इज द रीजन और दिस इज द कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, दिस इज द रीजन और दिस इज द कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। अब देखो, एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर बैठ रहा है और बैठ गया है, तब सरफेस का मॉलिक्यूल अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो गया, अनस्टेबल से स्टेबल हो गया, और मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो गया। ठीक है, अगर आप सोचो कि आप लोग जब ग्राउंड पे खेलते हो या फिर माठ पे खेल रहे होते हो, खेलने के बाद आप लोग जब घर पे आके रेस्ट कर रहे होते हो, तो आप लोग जब ग्राउंड पे थे आप लोगों का एनर्जी ज़्यादा था, आप लोग जब ग्राउंड पे थे आप लोग अनस्टेबल थे, आप लोग अनबैलेंस्ड थे, और एनर्जी भी ज़्यादा था। जब आप लोग आगे घर में रेस्ट कर रहे होते हो, तब आप लोग अनस्टेबल से स्टेबल हो रहे हो, अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो गए हो, और आप लोगों का एनर्जी पहले ज़्यादा था। अब जब घर पे रेस्ट कर रहे हो तो आप लोगों का एनर्जी भी कम गया, मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो गए, अनस्टेबल से स्टेबल हो गए,
अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो गए, तब आप लोग क्या करते हो? आप लोग पंखा चला देते हो, फैन चला देते हो, या फिर एसी चला देते हो, थोड़ी ना हीटर चला देते हो, ठीक है ना? तब आप लोग क्या करते हो? पंखा क्यों चलाते हो, फैन क्यों चलाते हो? क्योंकि आप लोग चाहते हो कि मैं ठंडा हो जाऊं, आप लोग हीट रिलीज करते हो, ठीक है? आप लोग हीट रिलीज करते हो। जब भी कोई प्रोसेस पे हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और मैंने पहले ही बोला था एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आप लोग खुद सोचो कि एब्जॉर्प्शन क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्योंकि एब्जॉर्बेंट का पार्टिकल जब एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर बैठ जाता है तो एब्जॉर्बेंट के सरफेस का मॉलिक्यूल अनबैलेंस से बैलेंस हो जाता है, अनस्टेबल से स्टेबल हो जाता है, और मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाता है। उसकी वजह से वो हीट रिलीज करता है, और जो हीट रिलीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसीलिए एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि जब एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर बैठता है तो अनस्टेबल से स्टेबल हो जाता है, अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो जाता है, और मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाता है। इसीलिए जब एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर बैठता है इट रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है? आप लोग खुद के ऊपर सोचो, जब आप लोग खेल रहे होते हो या फिर खेलने के बाद जब आप लोग घर आते हो तब आप लोग क्या करते हो? हीट रिलीज करते हो, हफाते हो, ठीक है? ठीक है ना? तो आप लोग हीट रिलीज कर रहे होते हो, तो जब कोई चीज अनस्टेबल से स्टेबल होता है, अनबैलेंस से बैलेंस्ड होता है, या फिर मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक होता है, तो वो ऑटोमेटिकली हीट रिलीज करता है। सेम तरीके से सरफेस का मॉलिक्यूल के ऊपर जब एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल बैठता है तब वो अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो जाता है, अनस्टेबल से स्टेबल हो जाता है, और मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाता है, इसलिए वो भी हीट रिलीज करता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है? तो आज हम लोग कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन तक तो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज केमिकल एब्जॉर्प्शन। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे। एब्जॉर्प्शन और दो वीडियो में कवर हो जाएगा, दो वीडियो में फुल कवर अप हो जाएगा। दो वीडियो में हम लोग पूरा चीज़ कवर कर लेंगे और एब्जॉर्प्शन को खत्म कर लेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कैटालाइसिस, फिर हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइड। तो पढ़ाई करते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्टैक्ट करिए। आई विल try my best to help you guys in every sort of problem, whether it's study or whether it is in life. Okay, tata, thank you.